Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 12th WTO Ministerial Conference, and this topic is important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. सबसे पहले WTO क्या है इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं. आई नो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, येट लेट्स रिवाइज इट. तो WTO इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस. सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो आपस में जब ट्रेड करते हैं तो उसको लेकर के वो क्या नॉर्म्स फॉलो करेंगे, उन नॉर्म्स को WTO के प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश किया जाता है. WTO came into existence on 1st January 1995 and its headquarters is in Geneva, Switzerland. जितने भी WTO के डिसीजंस हैं इट इज़ डन इन इट्स वन ऑफ द ग्रुपिंग जिसका नाम है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस. तो WTO को अगर स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो बेसिकली इसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक कंपोनेंट है, एक है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस. मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में कैसा है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO के उनके मिनिस्टर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर के मिलते हैं और जितने भी WTO पे जो नॉर्म्स हैं ट्रेड रिलेटेड उन सबको इन्हीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है या फ्रेम किया जाता है. तो WTO का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. इट फ्रेम्स लॉज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड. और जब एक बार वो नॉर्म्स बना लिए गए, लॉ बना लिए गए, तो फिर अगर कोई कंट्री उस लॉ को वायलेट करता, अगर कोई मेंबर कंट्री उस लॉ को वायलेट करता है तो बाकी सारे मेंबर्स उस वायलेटिंग कंट्री के अगेंस्ट एपिलेट बॉडी में कंप्लेन कर सकते हैं, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ WTO. एपिलेट बॉडी में कंप्लेन किया जा सकता है एंड दिस एपिलेट बॉडी एडजुडिकेट्स द ट्रेड लॉ इन केस ऑफ वायलेशन. तो समझिए कि एक कोर्ट की तरह है, एडजुडिकेटरी बॉडी की तरह है. एक बार कानून बन गया तो उस कानून को अगर तोड़ने वाली जो देश हैं उसके खिलाफ यहाँ एक्शन लिया जा सकता है. इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, यानी कि जब से WTO बनाया तब से इंडिया इसका मेंबर है. WTO से पहले जो इसका प्रीवियस सक्सीडिंग ऑर्गेनाइजेशन था जिसको सक्सीड करते हुए WTO बनाया, दैट वाज GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. इंडिया वाज मेंबर ऑफ दिस एज वेल. करंट न्यूज़ ये है कि WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है. तो मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ WTO या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ WTO इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. एंड दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड आफ्टर ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 5 years. देखिए नॉर्मली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर दूसरे साल पे होता है, लेकिन इस बार 5 साल का गैप हो गया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल. तो पैंडेमिक के कारण बार बार WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन होते रहे एंड अल्टीमेटली 11th और 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बीच में 5 साल का गैप हो गया है. इंडिया से हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, ही इज़ लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन इनटू WTO's 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. जो की एरियाज़ है जहाँ पे डिस्कशन होने वाला है वो है फिशरीज सब्सिडीज़ नेगोशिएशन पे, कि फिशरीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड में सब्सिडीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए. आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि WTO के अंदर एक अग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स, विच टॉक्स अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन. ट्रिप्स हाल फिलहाल में बार बार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दुनिया के कुछ कंट्रीज स्पेशली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका डिमांड कर रहे हैं कि ट्रिप्स रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो कोविड वैक्सीन के लिए थोड़े से लिबरलाइज कर दिए जाए ताकि कोविड वैक्सीन जो है पूरी दुनिया भर में ईजिली अवेलेबल हो विदाउट मच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैसल्स. तो इस पर भी चर्चा होने वाली है. तीसरा जो मुख्य इशू है जिस पर चर्चा होने वाली है वो है एग्रीकल्चरल इशूज़, स्पेशली रिगार्डिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, विच इज़ अ मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट WTO. तो ये इन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है. आज मैंने बता दिया इन पे चर्चा होने वाली है. आने वाले 2-3 दिनों में जब WTO में इस पर सब फैसला हो जाएगा तो इन डिसीजंस को भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है ये एग्रीकल्चरल इशूज़, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एंड दिस इज़ द मेन बोन ऑफ कंटेंशन. तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि इस पे जो फैसला होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी, खासकर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर के, MSP को लेकर के जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसको भी इम्पैक्ट करेगा. तो इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर जो फैसला होगा उसको मैं आगे आपको कराऊँगा. तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का हिस्सा है ये agricultural issues and subsidy issues. तो it is one of the foundational agreement of WTO
और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस। तो सरल भाषा में कहें तो दो देशों के बीच में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को लेकर के जो ट्रेड हो वो स्मूथ तरीके से हो, दोनों देशों के लिए एक दूसरे का मार्केट ईजिली एक्सेसिबल हो, एग्रीकल्चरल मार्केट, ये मुख्य गोल है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को जनरली बोलते हैं कि रेस्ट्स ऑन 3 पिलर्स। तो ये 3 पिलर हैं, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट या सब्सिडीज़। मार्केट एक्सेस सरल भाषा में कहें तो बोथ साइड्स या ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द WTO मस्ट लिबरलाइज द टैरिफ रेट्स। टैरिफ्स जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं उसको धीरे धीरे कट डाउन करें ताकि सारे मेंबर कंट्रीज़ को एक दूसरे का मार्केट ईजिली एक्सेसिबल हो फॉर ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। सेकेंड इज अबाउट एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो मेंबर कंट्रीज़ एक्सपोर्ट सब्सिडी को कट डाउन करें। देखिए होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडी देने से एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कहते हैं डंपिंग। डंपिंग इज़ व्हेन the price of an export commodity is lesser than its price in domestic market। सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि चीन के अंदर, चाइना के अंदर राइस है 30 रुपीज़ पर केजी। मैं रुपीज़ के फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चाइना के अंदर वीट है 30 रुपीज़ पर केजी, लेकिन चाइना उस पर 10 रुपये का सब्सिडी दे देता है और उसको एक्सपोर्ट करके इंडिया में वो बेच रहा है 20 रुपये पर केजी में। और जिस रेट पे चाइना अपना वीट इंडियन मार्केट में बेच रहा है, इफ़ दैट रेट इज लेसर दैन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ वीट इन चाइना, देन सच अ फिनोमेना इज नोन एज डंपिंग ऑफ वीट। और डंपिंग से होता क्या कि फॉरेन कंट्री जिस भी देश के अंदर डंपिंग हो रही है उसका डोमेस्टिक मार्केट कोलैप्स होने लगता है और जो फॉरेन कंट्री जो डंपिंग करा रहा है वो धीरे धीरे दूसरे देशों के मार्केट को कैप्चर करने लगते हैं। एंड दैट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेसिव एक्सपोर्ट सब्सिडी। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, एक्सपोर्ट सब्सिडी। एंड दैट इज़ वाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो एम्स एट कटिंग डाउन द एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। तीसरा जो सबसे ट्रबलसम एरिया है वो है डोमेस्टिक सपोर्ट या सब्सिडीज़। तो हम अपने देश में जो सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक सपोर्ट एंड सब्सिडी, एंड दिस एरिया इज़ वेरी मच ट्रबलसम। इसको लेकर के कई सारे इशूज़ हैं, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए जो डोमेस्टिक सब्सिडी हम लोग देते हैं या डोमेस्टिक सपोर्ट जो प्रोवाइड कराते हैं अपने फार्मर्स को, दैट हैज़ बिन कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स एज पर WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी है जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए दिया जाता है। एंड दिस ग्रीन बॉक्स सब्सिडी फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स लगाए जाने हैं अगर मोटर पंप को चलाने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अगर सब्सिडाइज रेट पे सरकार अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करा रही है तो। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हैज़ बिन अलाउड बाय WTO, इट हैज़ नॉट बिन कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर नोन एज प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज। प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज विच इज़ गिवन ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स और द लैंड साइज टू अ पर्टिकुलर कंट्री। एक्चुअली कुछ देश जो हैं, काफ़ी कम देश हैं, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, ये देश जो हैं ये देते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी। वो नहीं चाहते कि उनके देश में बम्पर प्रोडक्शन हो ताकि एग्रीकल्चरल मार्केट क्रैश कर जाए। एंड दैट इज़ हाउ दो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग येट इट हैज़ बिन परमिटेड बाय WTO, क्योंकि इन कम ही देश हैं और इनके रिक्वेस्ट पे फिर प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी को परमिट कर दिया गया। जैसे 10 कैटल है किसी के पास तो उसको उसी के बेसिस पे सब्सिडी दे दी जाती है, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको उसी के बेसिस पे सब्सिडी दी जाती है। दैट इज़ नोन एज एक्रेज और एनिमल बेस्ड सब्सिडी विच इज़ अलाउड बाय WTO। दो इट इज़ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग येट इट हैज़ बिन अलाउड, it is given by only few countries like Norway, Iceland and Slovenia. So it has been allowed by WTO. The problem is कि the third type of subsidy known as amber box subsidy, it is mainly input subsidy, जैसे कि फर्टिलाइजर सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराया जाए जैसे हमारे देश में कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या सीड या इरीगेशन की फैसिलिटी सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराई जाए, या MSP, ये जो मुख्य प्रॉब्लमेटिक एरिया है। MSP ये सब चीज़ें जो खासकर डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया देते हैं, ये सारी सब्सिडी जो है वो एम्बर बॉक्स में आती है WTO के कैटेगराइजेशन के हिसाब से, और इस पे फिर लिमिटेशन लगाया है WTO ने। सो ग्रीन बॉक्स, इसमें ये सारे एरियाज़ हैं। ब्लू बॉक्स दे हैव बिन परमिटेड, वाइल एम्बर बॉक्स
लाइक MSP और इनपुट सब्सिडीज दे हैव बिन रिड्यूस्ड. और कितना रिड्यूस करना है वो भी जरा समझिए. तो देयर इज ए डी मिनिमस क्लॉज. डी मिनिमस क्लॉज मतलब मिनिमल परमिसिबल limit for such subsidy. So as per this de minimal clause of agreement on agriculture on Amber Box subsidy, 5% of the agricultural production of 1986 to 88 for developed countries and 10% of the agricultural production of 1986 to 88 for developing country is permitted as सब्सिडी अंडर एम्बर बॉक्स. सरल भाषा में कहें तो 1986, 87, 88 ये 3 सालों में जो एवरेज प्रोडक्शन हुआ था उस एवरेज प्रोडक्शन का जो वैल्यू था उसके 5% की वैल्यू तक सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज दे सकते हैं और 10% तक की सब्सिडी डेवलपिंग कंट्रीज दे सकते हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मिनिमल अमाउंट कंसिडरिंग कि 1986, 87, 88 में प्राइस कितना कम रहा होगा, उसका 5% या 10%. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% अलाउड है, डेवलप्ड के लिए 5% अलाउड है, विच इज़ वेरी लेस अमाउंट. और इसको एट वंस कम नहीं करना था. देर वेर सम टारगेट्स ऑल्सो लेड डाउन इन WTO कि 20% of this subsidy will be reduced over a period of 6 years by developed countries, while 13% of this subsidy will be reduced over a period of 10 years by developing countries with reference year of 1986-87. तो ये टारगेट ईयर्स थे. लेकिन हुआ क्या कि इस डायरेक्शन में कुछ खास काम हुआ नहीं. जो एग्रीगेट मेन सपोर्ट था या जिसको आप कहते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इसको लेकर के जो भी प्रोविजंस थे, ये 2 प्रोविजन जो डी मिनिमस क्लॉज के अंतर्गत लिखे गए एम्बर बॉक्स सब्सिडी को लेकर के, दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड. But in 9th ministerial conference that was held at Bali in 2013, उसमें ये मामला फिर रेज किया गया कि why this provision is not being implemented and when it will be implemented. इस 9th ministerial conference में जो बाली में हुआ था, इसमें ये मामला रेज करने के पीछे कारण था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. उस साल सितंबर में भारत सरकार लेकर के आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत हमने अनाउंस किया कि ₹1, ₹2, ₹3 पर केजी हम लोग राइस, वीट या कोर सीरियल्स प्रोवाइड कराएंगे टू अबाउट 75% पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया एंड 50% पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया. तो कंसिडरिंग सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, इट वाज नाउ वेरी क्लियर कि इंडिया विल गो फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट. दैट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ food subsidy, and that is why such issue was raised in the 9th ministerial conference in Bali in 2013 that was held in December 2013. और फिर इंडिया ने जैसे तैसे दिसंबर 2013 में जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशन हुए, वहाँ पे इंडिया ने पीस क्लॉज को अग्री कराया. पीस क्लॉज मतलब नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इंडिया फॉर द टाइम बीइंग. पीस क्लॉज मतलब टाइम, फॉर द टाइम बीइंग द मैटर वाज डेफर्ड. बट इसके पहले की अगली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती 2015 में नैरोबी में जो हुई 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके पहले ही इंडिया ने इस पीस क्लॉज के ऊपर एक परमानेंट पीस क्लॉज या परपेचुअल पीस क्लॉज अग्री करा लिया बाय कॉलिंग ए स्पेशल कॉन्फ्रेंस इन 2014. तो यूएस लीड कर रहा था डेवलप्ड कंट्रीज़ के साइड को, और यूएस के टाइम प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा उस टाइम में. इंडिया से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने 2013 में जो बाली कॉन्फ्रेंस में हमें पीस क्लॉज मिला था, उन्होंने 2015 तक का इंतजार नहीं किया. उन्होंने 2014 में एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुला करके और इस पीस क्लॉज को एक परपेचुअल पीस क्लॉज बनवा लिया. मतलब इंडिया विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज वेरी नियर फ्यूचर. तो मतलब इंडिया विल बी गिवन अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ 15-20 years maybe to implement this provision of agreement on agriculture, especially of cutting down the subsidy. लेकिन फिर 2016 दिसंबर में यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गए. और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 11th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में इन 2017, वहाँ पे इंडिया के खिलाफ क्वेश्चंस रेज किए कि भाई ये जो पीस क्लॉज है आप कब इम्प्लीमेंट करोगे. दिस पीस क्लॉज or perpetual peace clause that does not mean कि you will have a time of 10 years, 15 years. And this is how India was taken by a surprise in this 2017 ministerial conference held in Buenos Aires. और उसके बाद से इंडिया के ऊपर हमेशा से एक दबाव बना रहा कि जो अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसमें यूएस किस तरीके का रुख लेगा, यूएस किस तरीके का अप्रोच लेगा अगेंस्ट इंडिया. विल इट बी टू हॉस्टाइल. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जल्दी हो ही नहीं पाया. 5 साल लग गए बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल. और अब जाकर के 2017 के बाद 2017 दिसंबर जो ब्यूनस एयर्स में हुआ था 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अब जाकर के 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है WTO का
इन जिनेवा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसमें यूएस और बाकी डेवलप कंट्री इंडिया के ऊपर क्या किस तरह का दबाव बनाते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम को लेकर के किस तरह का दबाव बनाते हैं। अगर देखा जाए, एक एनालिसिस करके दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी का प्रोविज़न है, इट इज़ अनफेयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड दे इट में हैम्पर और फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह को ये हैम्पर कर सकता है। देखो, यूरोपियन यूनियन हो या यूएस हो, दे वर गिविंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी अंडर एम्बर बॉक्स इन द ईयर 2000, बट they very cleverly got all the kind of subsidies that they used to provide under green box और blue box। ये लोग जिस तरह की सब्सिडी इनको फ्यूचर में चाहिए था देने के लिए अपने फार्मर्स को, they knew कि they won't be needing this kind of subsidy in future and that is why very cleverly they got all the kind of subsidies that they needed to be given to their farmers in future। उनको उन्होंने ग्रीन बॉक्स में या ब्लू बॉक्स में डलवा दिया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they very easily cut down their amber box subsidy but they increase their you see green box subsidy। तो ओवरऑल सब्सिडी तो ये लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी देते हैं आप देखो उनको इन्होंने ग्रीन बॉक्स में या ब्लू बॉक्स में करा लिया। यू सी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कितना ज़्यादा यूएस का बढ़ चुका है फ्रॉम ईयर 2000 टू 2010। आप देखो यूरोपियन यूनियन का ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कितना बढ़ चुका है। तो ओवरऑल सब्सिडी तो ये बहुत दे रहे हैं अपने फार्मर्स को, लेकिन ये जिस तरह की सब्सिडी दे रहे हैं उनको इन्होंने ग्रीन बॉक्स में करवा लिया है, जबकि जिस तरह की सब्सिडी इंडिया या चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज देते हैं उनको उन्होंने एम्बर बॉक्स में करा दिया एंड दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया एंड दैट इज वाई इंडिया एंड चाइना हैव कम अप विथ अ पेपर, अ रिपोर्ट where India, China and 50 other developing countries are working on a proposal। और ये proposal इस बार के 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में रखा गया है, जिसमें हमने डिमांड किया है साफ साफ कि ये जो प्रोविज़न है WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, विच इज़ हैविंग डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, दिस proposal should be taken back। So developing countries want programs such as procurement of food product, जिसको MSP कहते हैं, and their distribution at subsidized rate to the poor should not be part of limitation under agreement on agriculture। ये जो प्रपोजल है जो इंडिया, चाइना और बाकी सारे 50 देशों ने मिल करके बनाया है फॉर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, दैट is based on a report created by G33 group that was created in 2017 itself। तो G33 ग्रुप ने 2017 में एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें they demanded कि a new annexure should be brought in WTO's agreement on agriculture for exempting public stock holding program from subsidy reduction commitment। ये प्रोविज़न को लेकर के फिर जो G33 का जो रिकमेंडेशन था या प्रपोजल था उसके बेसिस पे इंडिया और चाइना ने ये पेपर पब्लिश किया है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे देयर विल बी नेगोशिएटिंग इन द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे वो डिमांड करेंगे कि ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का प्रोग्राम है इसको कट डाउन ना किया जाए, इस पर सब्सिडी लिमिटेशन ना किया जाए। G33 कंट्रीज़ क्या हैं उनको भी ज़रा देख लेते हैं। G33 को हम लोग फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। G33 ग्रुप को 2003 में बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर उनके जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं उसको सस्टेन किया जा सके, उनके ऊपर WTO के नॉर्म्स को अनरीजनेबल तरीके से अप्लाई करके और हमारे फूड सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को हैम्पर ना किया जाए। वैसे तो इस ग्रुप का नाम है G33, बट हियर देयर आर टोटल 48 मेंबर्स एंड दिस ग्रुप इज़ मेनली डोमिनेटेड और लेड बाय इंडिया। G33 का मुख्य प्रपोजल क्या है? इंक्लूड फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर्स एट MSP एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एट सब्सिडाइज रेट टू द पुअर इन ग्लोबल रूल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। यही डिमांड है, इसी को इंडिया और चाइना ने इस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में रखा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा ऐप। This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view, also important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। नेवा ऐप, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन जिन स्टेट्स में, उनके जितने भी पेपर वर्क हैं उन सबको डिजिटलाइज करने का पर्पस है इस प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है नेवा प्रोजेक्ट, नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट।
तो जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, इन सबको भी पेपर फॉर्मेट में दिया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल होता है। उसको कट डाउन करके सबको डिजिटलाइज करना ही गोल है इस नेवा प्रोजेक्ट का। तो सरल भाषा में बोलें तो गोल इज़ टू कन्वर्ट ऑल द लेजिस्लेचर हाउसेज इनटू digital houses, and this NEVA project is being developed under the theme one nation one application। पूरे देश के लिए एक ही ऐप होगा, उसी में लोकसभा की भी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी क्वेश्चंस आंसर्स, राज्यसभा की भी मिल जाएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग स्टेट्स की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिल जाएंगी। एंड दिस नेवा प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अभी नेवा जो ऐप है, एक्चुअली ये जो नेवा होगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन होगा, इसकी एक वेबसाइट भी होगी और एक ऐप भी होगा। इट विल वर्क अंडर ओवरऑल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स क्लाउड मेघराज। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो पता ही होगा, वेयर डाटा कुड बी शेयर्ड इन रियल टाइम बेसिस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर थ्रू क्लाउड सर्वर। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स का क्लाउड सर्वर है मेघराज। ये पीटी पर्सपेक्टिव से नाम याद रखना, मेघराज क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेवा प्रोजेक्ट। और माना जा रहा है कि 2022 तक सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा ये पूरी तरह से डिजिटलाइज होकर के नेवा प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। नेवा का इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि अभी कैसा है, इतना सारा पेपर वर्क होता है पार्लियामेंट और बाकी लेजिस्लेटिव हाउसेज में कि 1000 टन्स ऑफ पेपर्स आर यूज्ड एवरी ईयर। सो विथ नेवा those 1000 tons of papers could be saved and it will help in avoiding cutting of these trees for manufacturing of paper। अभी थोड़ा करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, मार्च 2022 में नागालैंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने इस नेवा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया है एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ गॉन कंप्लीटली पेपरलेस। वहीं अगर पूरे दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर द गवर्नमेंट ऑफ दुबई became the first world government to go 100% paperless. The US government is also targeting similar goals. In 2019 they announced that by end of 2022 the US will also stop using paper for legislative purpose in complete sense। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर ऑन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बुद्धा के शरीर का अवशेष, इसकी लेकर के थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। 80 साल की उम्र में माना जाता है कि बुद्धा को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब बुद्धा अटेंड सैल्वेशन या डेथ and he attained महापरिनिर्वाण in उत्तर प्रदेश कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो कुशीनगर जगह जो डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहाँ पे उन बुद्धा को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। एक बार जब बुद्धा की डेथ हुई तो जो कुशीनगर के जो रूलर्स थे मल्लाज, उन्होंने उनका क्रेमेशन करवाया आजा यूनिवर्सल किंग। तो मतलब बहुत ही मतलब ज़ोरों शोरों से उनका क्रेमेशन कराया गया, जैसे कोई ऐसा किंग यूनिवर्सल किंग हो, हमेशा हमेशा के लिए जो किंग हो उस तरह का, छत्रपति की तरह उनका फिर क्रेमेशन कराया गया। क्रेमेशन के बाद जो उनका बॉडी पार्ट्स कुछ रह जाता है, शरीर अवशेष, फ्यूनरल पाए के बाद उस शरीर अवशेष को 8 भाग में डिवाइड किया गया और 8 अलग अलग किंगडम्स ने उसके एक एक हिस्से को, शरीर अवशेष को फिर लिया, जैसे अजात शत्रुज ऑफ मगध, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, सक्याज ऑफ कपिल वस्तु, मल्लाज ऑफ कुशीनगर, बुलीज ऑफ अलाकपा, मलाज ऑफ पावा, कोलियाज ऑफ रामग्राम एंड ब्राह्मणाज ऑफ वेताडिपा। तो 8 पार्ट में बुद्धा के शरीर अवशेष को बांटा गया और पर्पस ये था कि शरीर अवशेष को ले करके अलग अलग जगहों पे स्तूपा बनाया जाएगा। इस तरह का स्तूपा को माना जाता है कि इट इज़ लाइक बॉडी ऑफ बुद्धा ओनली। तो बुद्धा के शरीर अवशेष को रिलिक्स को लेकर के और इस तरह का स्तूपा बनाया गया। तो टोटल 8 स्तूपा बनाए गए बुद्धा के शरीर अवशेष से, जबकि 2 स्तूपा और बनाए गए उस कलश से जिस कलश में बुद्धा के शरीर अवशेष को रखा गया था, और उसके अलावा जिस चिते पे उनको जलाया गया तो उस चिते से कुछ लकड़ियों को लेकर के एक और स्तूपा बनाया गया। तो टोटल 10 स्तूपा बनाए गए उस टाइम में आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। अशोका के टाइम में आपको पता है कि अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज़्म आफ्टर कलिंगा वॉर। तो बुद्धिज़्म को पॉपुलर बनाने के लिए अशोका ने जो भी बुद्धा के शरीर अवशेष थे इन 10
स्तूपाज में, उनमें से 7 स्तूपाज के अंदर से उन्होंने शरीर अवशेष को लेकर के, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेकर के 84,000 स्तूपाज बनवाए इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म, ऐसा माना जाता है। तो 8 स्तूपाज में तो बुद्धा का शरीर अवशेष था, उसमें से 7 स्तूपाज में शरीर अवशेष को छोटे छोटे पार्ट लेकर के 84 स्तूपाज बनवाए गए, 84,000 स्तूपाज बनवाए गए बाय अशोका इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म। उसी में से सबसे एक, ये जो 84,000 स्तूपाज बनाए गए शरीर अवशेष को लेकर के, उसमें से एक रिलिक है कपिल वस्तु रिलिक या शरीर अवशेष, जो 1898 में मिला था एट पिपरवा साइट इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरह का एक संदूक या कास्केट में वो मिला था बुद्धा का शरीर अवशेष, जिसको हम लोग कपिल वस्तु रिलिक कहते हैं। उस पर लिखा हुआ था इन साक्या दैट, इस तरह का कुछ बात लिखी गई, दैट सिंपली मीन्स द श्राइन ऑफ रिलिक ऑफ द बुद्धा अगस्त 1 इज दैट ऑफ साक्या। तो साक्या क्लाइन को बिलोंग करने वाला कपिल वस्तु रिलिक 1898 में मिला था। करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है, ये कपिल वस्तु रिलिक और उसके अलावा जितने भी बाकी बुद्धा के शरीर अवशेष मिले थे दे आर केप्ट इन नेशनल म्यूजियम। और अभी यही न्यूज़ है कि ये जो कपिल वस्तु शरीर अवशेष है या रिलिक है, उसको 11 दिनों के लिए मंगोलिया भेजा गया है, ताकि मंगोलिया के अंदर जो बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल है 14 जून को जो मनाया जाएगा इस साल, इस महीने, उसमें वो कपिल वस्तु स्तूपा या रिलिक को मंगोलिया के अंदर पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जा सके। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुडविल जेस्चर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट साइड टुवर्ड्स मंगोलिया इन ऑर्डर टू डेवलप गुड टाइज विथ मंगोलिया। कपिल वस्तु रिलिक को भेजा गया है इस संदूक के साथ, जो अभी तक नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ था, और उसको वहाँ पे इस महीने 11 दिन के लिए भेजा गया। इस महीने की 14 तारीख को जब बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाएगा मंगोलिया में, तो उसको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए दिखाया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। एग्जैक्टली इस टॉपिक पे तो नहीं है, यूपीएससी ने ये सवाल 2014 और 2015 लगातार पूछा था, दोनों साल यही सवाल रिपीट किया था। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, and you can submit the answer in the comment section. The next article is about important cabinet decision taken by the Assam cabinet. This topic is important for syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो हाल फिलहाल में तेजपुर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हुई है असम कैबिनेट की, and there some important decisions have been taken up. For example, a new solar power project will be brought that will cost about 5,000 crore and it will produce about 1,000 megawatt electricity. It will be requiring 1,037 land allotment. There will be strengthening of Goru Khuti project. तो गोरी खुटी प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि there will be approval for creation of a Goru Khuti बहुमुखी कृषि प्रकल्प समिति. द समिति विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो गोरू खुटी प्रोजेक्ट तो आप जानते ही हैं, जो भी अनयूज्ड एरियाज़ हैं गवर्नमेंट के, उस एरियाज में जो यूथ हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको आपको जानना चाहिए आपके अपने इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से भी, आसाम सरकार ने 3 नई सर्विसेज स्टार्ट की हैं. असम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विसेज, असम इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड असम अर्बन फाइनेंशियल सर्विसेज. इन सब सर्विसेज के रूल्स अनाउंस किए गए हैं इस कैबिनेट मीटिंग में. तो आने वाले टाइम में इन सर्विसेज की भी वैकेंसी आप देख सकते हैं. द कैडर ऑफ द 3 सर्विसेज विल मैनेज प्रोजेक्ट्स, मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑगमेंट इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़. तो जो भी हमारे यहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, उन सबको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको ये 3 सर्विसेज उन पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा. उसके अलावा तेजपुर में इस कैबिनेट मीटिंग के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तेजपुर लीची का एक्सपोर्ट का तेजपुर लीची को एक्सपोर्ट भी कराया टू लंदन. सो इस कारण से तेजपुर लीची के बारे में भी आज के अखबार में आया है. तेजपुर लीची से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए, हो सकता है पीटी में हमसे पूछ लिया जाए. तेजपुर लीची वॉज गिवन ए GI टैग इन 2015 एंड दिस GI टैग कवर्स ऑल द 5 varieties ऑफ लीचीज दैट आर ग्रोन इन एंड एरियाज अराउंड तेजपुर. उसके अलावा पीटी पर्सपेक्टिव से पूरी तरह से है ये रामसे हंट सिंड्रोम. आपने हो सकता है सुन भी लिया होगा, पीटी में इस तरह के सवाल कभी कभार आ जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए. देखिए, रामसे हंट सिंड्रोम इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस वेरिसेला जोस्टर. एंड इस वायरस के कारण होता क्या है कि फेस मूवमेंट्स करने में दिक्कतें होती हैं बिकॉज इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द नर्व्स यूज्ड फॉर फेशियल मूवमेंट. दिस इज़ द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स एंड सिंगेल्स. तो ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पॉप स्टार जस्टिन बीबर हैज़ क्लेम्ड कि ही सफरिंग फ्रॉम दिस
Ramsay Hunt syndrome, which has temporarily paralyzed one side of his face. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर. दिस इज रॉन्ग. एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNCTAD. So this is wrong. Both statements are wrong. So the correct answer will be option C, both. Black hole is a neutron star created by large star, but black hole is result of dying star that keeps on shrinking. Correct. Magnetic field of neutron star is 1000 times more than magnetic star. This is wrong. In fact, this is opposite. Magnetic star is having magnetic field 1000 times more than that of neutron star. So the correct answer is option A. And remains of the animal that has not been found in Indus Valley civilization is lion. That's all from our side for today. Thanks for watching.